हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। इसको हम हिंदी में श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका बना होता है जो माउथ से यहाँ नोज से आपका स्टार्ट होता है और लंग्स तक जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने श्वसन करने के लिए। जब श्वसन क्या होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए श्वसन क्या होता है या रेस्पायरेशन क्या होता है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को जब भी बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। और ये आपका कंप्लीट कैसे होता है, इस रेस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा, जिसमें आपका नोज आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है और लंग्स आता है। लंग्स जो होता है दोनों साइड में दो पोर्शन में होता है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स आपका थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, इसमें आपके 2 लोब्स पाए जाते हैं। और लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। तो चलो आज हम इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड बॉडी। इन्वायरमेंट जो वातावरण है, इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का जब एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है ना। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड बॉडी। बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक, उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक आपका इंटरनल रेस्पायरेशन होता है, एक आपका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का मतलब बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पायरेशन मतलब आंतरिक श्वसन, जिसे हम टिश्यू रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। तो जब हम माउथ से या नोज से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और लंग्स में जाने के बाद ब्लड में आपका ऑक्सीजन मिल जाता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिल जाता है और CO2 आपका बाहर निकल जाता है, इस वाले रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या बाह्य श्वसन बोलते हैं। तो जब गैसेस का एक्सचेंज इन्वायरमेंट और ब्लड के बीच में होता है, जब गैसेस का एक्सचेंज इन्वायरमेंट और ब्लड के बीच में होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ब्लड। ब्लड और इन्वायरमेंट के बीच में जब गैस का एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है या टिश्यू रेस्पायरेशन भी बोलते हैं, जब यही ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, उसके बाद आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से जब पंप होता है एरोटा आर्टरी से होते हुए जब टिश्यू या सेल के पास ब्लड पहुंचता है, तो वो सेल क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है और अपना वेस्ट या फिर CO2 जो है उसको रिलीज करती है। तो जब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और सेल के बीच में होता है, जब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और सेल के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स। बॉडी की जो सेल्स हैं, कोशिका है, उसके बीच में अगर गैसेस का एक्सचेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक, ये रहा आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो कि 2 टाइप का होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब जब हम ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का मतलब जब नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज कर देते हैं, कॉमन सांस जब लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जो कि गैसेस का एक्सचेंज इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में हो रहा है या फिर ब्लड के बीच में हो रहा है। चलो इसका एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो नोज जो होता है, नोज का काम क्या होता है, इनहेल्ड करना, एयर को इनहेल्ड करना, जिसमें आपके स्मॉल हेयर्स पाए जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को रोक देते हैं। और नोज का काम देखेंगे, नोज का काम होता है एयर को इनहेल्ड करना, उसको वार्म करना, गर्म करना, अपने टेम्परेचर के हिसाब से उसको मेंटेन करना, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन करना और उसको मॉइस्ट करना। ड्राई एयर है तो उसको मॉइस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। तो इसकी लेयर से म्यूकस रिलीज होता रहता है और अपने हिसाब से उस एयर को हम अंदर लेते हैं। तो नोज का फंक्शन क्या हुआ, वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड मॉइस्चरिंग ऑफ एयर। माउथ का काम क्या होता है, माउथ के थ्रू भी हम एयर को इनहेल्ड करते हैं, लेकिन आपका ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरीके में भी काम आता है, आपका रेस्पायरेटरी में भी इसका फंक्शन होता है। तो इसी के आगे आपका प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स ही एक आपका ऐसा रीजन है जिसे हम, इस फेरिंग्स को हम थ्रॉट भी बोलते हैं, गला जो आप बोलते हैं थ्रॉट, और इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स।
जो आप बोलते हैं कोई साउंड आपकी अंदर से निकलता है तो किसकी वजह से निकलता है, लैरिंग्स की वजह से। और लैरिंग्स क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और जीआईटी ट्रैक को अलग करता है। बीच में आपका एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के पास, जिसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस एक आपका ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू है, जो क्या करता है, ये जो ट्रैकिया है इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है। अगर आप भोजन खाते रहते हैं तो ट्रैकिया वाला जो रूट है जिससे आपकी एयर पास होती है, उस रूट को बंद कर देता है और भोजन आपका जीआईटी में जाता है। अगर आप सांस लेते रहते हैं, श्वसन करते रहते हैं, तो उस टाइम आपका इपीग्लॉटिस उड़ जाता है और एयर आपकी ब्रोंकियल रीजन में जाती है। तो उसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है, आपका इपीग्लॉटिस। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें वोकल कार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वोकल कार्ड, VOCAL, वोकल कॉर्ड। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड के प्रोडक्शन के लिए। लैरिंग्स में आपका वोकल कार्ड पाया जाता है जो साउंड का प्रोडक्शन करता है, साउंड का मतलब इनिशिएशन करता है। ट्रैकिया जो है ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में एक ऐसी विंड पाइप भी इसे बोलते हैं। विंड पाइप का मतलब श्वास नली बोलते हैं इसको, श्वास नली या विंड पाइप बोलते हैं। इससे आपकी एयर पास होती है। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऐसे चूड़ीदार संरचना होती है जिससे आपकी एयर बीच से पास होती है। जैसे हमारी ये चूड़ीदार संरचना, इसके बीच से एयर जो पास हो रही है, तो इस वाले शेप को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसका ये बीच वाला जो रीजन है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, जिस एरिया से आपकी एयर पास होती है। ये ट्रैकिया जब आगे दो पार्ट पे डिवाइड हो जाता है, एक पोर्शन उसका लेफ्ट वाले लंग्स में चला जाता है, एक पोर्शन आपका राइट वाले लंग्स में चला जाता है। भाई ऑक्सीजन तो दोनों लंग्स को चाहिए ना, तो एक आपका राइट पोर्शन में चला जाता है, दूसरा आपका लेफ्ट पोर्शन में चला जाता है। जब ट्रैकिया डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकाई बोलते हैं। और यही ब्रोंकाई जब आपस में जाके आगे डिवाइड हो जाते हैं, उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। मान लीजिए एक आपका ब्रोंकाई आया, अब ये ब्रोंकाई कई सारे पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, तब हम इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और यही ब्रोंकियोल्स, ये आपको गोला जैसा जो स्ट्रक्चर हर जगह दिख रहा है पूरे लंग्स में ना, इसको हम एल्वियोली बोलते हैं, ऐसे एल्वियोली सैक बोलते हैं। ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। अब मान लीजिए ऊपर वाला आपका एक ब्रोंकियोल्स है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है। ऑक्सीजन जब आपकी अंदर आती है, O2 अंदर आता है, तो जब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपका राइट वेंट्रिकल से आती थी, हमने हार्ट बताया था, तो आपको हार्ट का वीडियो जाके देख लीजिए। हार्ट में पल्मोनरी की आर्टरी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। तो किसके पास लेके आती हैं, एल्वियोली के पास। और एल्वियोली में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो आपका जुड़ा रहता है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये आपका CO2 रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन जाके बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन से, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी लंग्स में ही होता है। तो फिर वहां से पल्मोनरी वेंस ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट के पास। फिर वहां से आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर एरोटा आर्टरी और सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी आपका लंग्स में होता है। लंग्स से किस पोर्शन में, एल्वियोली में। ये आपका रहा एल्वियोली वाला पोर्शन, और आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सब सारी चीजें हो गई। डायाफ्राम का क्या काम होता है, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखेंगे तो दो टाइप का होता है। एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऐसे हम सांस ले रहे हैं, ये हमारा इंस्पायरेशन है, मतलब हम इंस्पायर हो रहे हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन का मतलब होता है जब हम CO2 को रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, जब जो यहाँ से छूटा रहता है, CO2 को जो बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो डायाफ्राम आपका एक्सपायरेशन में मदद करता है, मतलब CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है। अच्छा आप सोचिए, जब भी आप श्वास लेते हैं, श्वास ऐसे अंदर खींचिए, मतलब इंस्पायरेशन करते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये आपका एरिया बढ़ता है, उसके बाद डायाफ्राम नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसी डायाफ्राम को झुकाने के लिए आपको वो फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा देर तक हम झुका नहीं पाते हैं, जैसे ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है डायाफ्राम फिर से सीधा हो जाता है, रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, और CO2 आपका इजीली बाहर निकल जाता है। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब आप सांस लेते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समझे। और ये आपका पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था
रिस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।